नहीं तो हम तो क्या, ठीक है आदिवासी है, झोपड़ी में भी रह लेंगे, नहीं देगी सरकार तो। इस मांग को भावनाओं से भले ही आपने जोड़ा हो जी। लेकिन जैसे ही पत्र वायरल हुआ, खबरों में आया तो खबरें चली कि मामा के घर पर नजर है उमंग सिंघार जी की। नरेंद्र सलूजा अपने एक्स अकाउंट पर कुछ लिखते हैं, आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने ये लिखा है। नहीं, मैं विवाद जी, मैं कभी नरेंद्र सलूजा की बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं गंभीरता से लेता ही नहीं, तो सुनने तो दूर की बात है। लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। सुनाइए आप। शिवराज सरकार में मंत्री रहे जो अब चुनाव हार चुके हैं, या जो शिवराज सरकार में मंत्री थे वो मोहन सरकार में मंत्री नहीं है, अब विधायक हैं, लेकिन उनका बंगला प्रेम जो है वो छूट नहीं रहा है, उन्होंने बंगला छोड़ा नहीं है। तो ऐसे में जो चुनौती फिलहाल वर्तमान सरकार के लिए बनी हुई है, क्या आप उसे सिर्फ टॉवल में तब्दील करने में लगे हुए हैं? तो उमंग गोलगप्पे खाते होंगे 40-49 के आसपास जी। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस के लिए मैं कुछ पुशअप्स वगैरह करता हूँ। पुशअप्स करते हैं? बाइसेप्स दिख भी रहे हैं मुझे। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो आपने 1 महीने में उनको नोटिस दे के बंगला खाली करा दिया। तो आज लोकसभा दिल्ली में भी तो व्यवस्था है कि नहीं तत्काल खाली कराने की? तो क्या यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी नहीं करा सकते क्या? कोई व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते क्या? क्या इतने वो नपुंसक होगा क्या लोग? 24 जनवरी को सुबह 11 बजे के आसपास एक पत्र आता है। वो पत्र व्हाट्सएप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इधर उधर वायरल होने लग जाता है। 1-2 बजे तक तो भरी ठंड में वो प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने लग जाता है। वो पत्र किसने लिखा था? वो पत्र लिखा था मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने। वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और फिलहाल गंधवानी से विधायक हैं। हमारे साथ में है बातचीत के लिए। सर, आपका पंजाब केसरी पर स्वागत है। थैंक यू। एक तो कुछ दिनों पहले आपका जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। और दूसरा ये कि कैसे हैं आप? हमेशा ऑलवेज गुड। आज 39-40 दिन हो गए लगभग आपको जी नेता प्रतिपक्ष बने हुए। जी। क्या बदला? देखिए, अब इतने सालों से अब परिवार में भी सब रहे, सब लेगेसी रही, तो सब चीज़ें देखते आए, तो मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ बदलाव है। लेकिन ये जरूर है एक एहसास, एक जवाबदारी का एहसास है जो पहले से भी था, लेकिन अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हर व्यक्ति जिसकी आवाज़ मध्य प्रदेश में सुनी नहीं जाती है, उस आवाज़ को कैसे बुलंद करना, उस आवाज़ के लिए कैसे लड़ना, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जवाबदारी है। तो उसकी आवाज़ बनने का प्रयास करूँगा। बनने के कुछ दिन बाद तस्वीर आई, जैसे अभी ये दिख भी रही है, गुलदस्ता लेते हुए। तो इस वक्त कुछ कह रहे थे राहुल गांधी जी आपसे? देखिए, राहुल गांधी जी सब कई सालों से साथ में है, काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने एक जवाबदारी विश्वास के साथ दिया है पार्टी को खड़ा करने का, तो निश्चित तौर से वो समय पे हम खड़े उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। अब आ जाते हैं उस पर जिसको कह करके हमने दर्शकों को रोका है, पत्र पर। जी। क्या लिखा पत्र में आपने? देखिए, अब आप भी समझते हैं कि जवाबदारी है। अब इस छोटे से घर में हम रह रहे इतने समय से, और अब चूंकि बुआ जी जमुना देवी जी उप मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष रही, उस घर में मैं भी रहा हूँ उनके साथ, और उन्होंने प्रदेश में पूरी सेवा करी है, चाहे दलित है, आदिवासी है, किसान है, किसी भी समाज के सभी लोगों की, तो एक लगाव तो हो ही जाता। आप भी कहीं रहे, तो यही एक मेरा था कि चूंकि B9 काफ़ी समय से खाली था, इसलिए मैंने एक अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से, संवेदनशील है, यही एक वो था। बाकी देना नहीं देना अब ये तो मुख्यमंत्री जी तय करें। नहीं तो हम तो क्या, ठीक है आदिवासी है, झोपड़ी में भी रह लेंगे, नहीं देगी सरकार तो। इस मांग को भावनाओं से भले ही आपने जोड़ा हो जी। लेकिन जैसे ही पत्र वायरल हुआ, खबरों में आया तो खबरें चली कि मामा के घर पर नजर है उमंग सिंघार जी की। देखिए, मैं इतने समय से जानता हूँ कि B8 में रहते हैं वो, और जब बुआ जी थे जब भी पड़ोसी थे, तो B9 का तो पता ही नहीं, सरकार बताए। जैसे ही आपने मांग की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा अपने एक्स अकाउंट पर कुछ लिखते हैं, आपको पढ़ करके सुनाता हूं।
उन्होंने ये लिखा है। नहीं, मैं विवान जी, मैं कभी नरेंद्र सिलौरिया की बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे मैं हैं। गंभीरता से लेता ही नहीं, तो सुनने तो दूर की बात है। लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। सुनाइए आप। उन्होंने लिखा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 15 माह की अपनी सरकार में अपनी बुआ जी और अपने बचपन के भावनात्मक लगाव की याद क्यों नहीं आई। और उसके बाद फिर उन्होंने सवाल करते करते तंज भी कसा है, कहा है कि पत्र लिखकर उन्होंने पर्दे के पीछे चुनाव हार चुके जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। अब देखिए, ये तो उनका खुद का सोच है। अब उनकी सोच और लिखने में मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बंगलों की बात नहीं। आज कई आरटीए एक्टिविस्ट है जिन्होंने सरकार से कई बार जवाब मांगे कि ऐसे कितने घर है, किस को अलॉट किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने कई मकान अपने संगठनों को दे रखे, और अधिकारियों के बंगले हो चाहे पत्रकार बंधुओं के बंगले, उनको भी परेशानियां हैं, सबको परेशानियां हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए भाई। जब नई व्यवस्था आते हैं, नए लोग चुन के आते हैं, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। बंगले खाली करने में क्या है? आपकी किसी की बपोती थोड़ी है वो कि आप उसमें रजिस्ट्री करा ली। तो एक शिष्टाचार, एक लोक व्यवहार है। तो ये सब चीजें समझना चाहिए सामान्य रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को। उमंग सर, कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि शिवराज सरकार में मंत्री रहे जो अब चुनाव हार चुके हैं, या जो शिवराज सरकार में मंत्री थे वो मोहन सरकार में मंत्री नहीं है, अब विधायक हैं, लेकिन उनका बंगला प्रेम जो है वो छूट नहीं रहा है, उन्होंने बंगला छोड़ा नहीं है। तो ऐसे में जो चुनौती फिलहाल वर्तमान सरकार के लिए बनी हुई है, क्या आप उसे सिर्फ टॉवल में तब्दील करने में लगे हुए हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक नीतिगत निर्णय होता है, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो आपने 1 महीने में उनको नोटिस दे के बंगला खाली करा दिया। तो आज लोकसभा दिल्ली में भी तो व्यवस्था है कि नहीं तत्काल खाली कराने की। तो क्या यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी नहीं करा सकते क्या? कोई व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते क्या? क्या इतने वो नपुंसक हो गए क्या लोग? आगे बढ़ते हैं सर। दिग्विजय सिंह जी ने वीवीपैट का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है लोकसभा चुनावों से पहले। हाँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहिएगा कि आप इसी पद्धति से जीतकर आए हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। जी, देखिए, मैं आपसे विमान जी कहना चाहता हूं कि देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब कई बार ईवीएम की बातें कनाडा में उठी, अमेरिका में उठी, कई देशों में उठी, तो वहां पे बंद करा है। कहीं ना कोई कारण था। इतने बड़े जो देश है, जो महाशक्तियां हैं, अगर वो ईवीएम को बंद कर सकते हैं, तो अगर देश में अगर बातें उठ रही, चाहे दिग्विजय सिंह जी उठा रहे या कोई भी, तो क्या देश के एक नागरिक की जवाबदारी नहीं है कि अपने वोट जहाँ डाल रहा है वो, तो उसको उसका अधिकार होना चाहिए। उसको वोट कहाँ डाला उसको नहीं पता होना चाहिए मशीन में क्या हो रहा। आज आपको पता है इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, कोई भी चीज़ हैक हो जाती है। अभी नगरीय निकाय का पूरा सर्वर हैक हो गया। तो समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ तो है। तो बीजेपी अगर वास्तव में लोकतंत्र के भरोसे चुनाव लड़ रही है, तो क्यों नहीं बंद कर सकती है? बताए वो कि हम बैलेट पे भी चुनाव जीत सकते। क्या डर है इनको? इसका मतलब अगर डर है इसलिए ईवीएम चल रही। अगर डर नहीं होता तो फिर तो ये बात आम व्यक्ति की लड़ाई है, आम व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश लोकतंत्र की जगह आप एक हिटलरशाही एक की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले चुनाव देश में नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आप, हम, सिविल सोसाइटी, जागरूक लोग क्या करेंगे, ये चिंतन का विषय है। तो दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं आप? बिल्कुल, मैं तो काफी समय से ईवीएम पे लगा हूं। आपकी जानकारी, मैंने पिटीशन भी लगाई थी इसकी काफी साल, 10-15 साल पहले। तो मैं इस बात को मानता हूं कि इन सिर्फ ये पूरे वोटों पे नहीं करते, ये 5-7% जो इनको लीड के वोट है उस पर करते। और अगर कोई क्यों देश की शीर्ष संस्थाएं इस पर निर्णय नहीं लेना चाहती
क्यों आप सिविल सोसाइटी की बात सुनना नहीं चाहते? क्यों आप अगर वकील होना आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना चाहते? क्यों आप कोई एनजीओ इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना चाहते? तो क्या देश में सबके मुंह बंद करना चाहते? आवाज आम व्यक्ति की बंद करना चाहते? अगर आम व्यक्ति की आवाज बंद होगी तो फिर अगर सभी जगह सेंसरशिप आ जाएगी तो देश का होगा क्या? देश ये लोग चला रहे हैं, देश विश्व की महाशक्तियां दूसरी चला रही है, ये कहते हैं देश हम चला रहे हैं। इस एक मुद्दे पर तो आप दिग्विजय सिंह जी के साथ में हैं और बाकी सभी मुद्दों पर भी उनके साथ हैं। देखिए अब सब ठीक है आपके और उनके बीच में? देखिए पहले भी मैंने कई बार कई चैनलों पे कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं था। नवंबर 22 की बात करते हैं, आप पर दुष्कर्म का एक आरोप लगता है। अभी कुछ दिनों पहले जैसे ही आप नेता प्रतिपक्ष बने तो उस समय भी बीजेपी आपको घेरने लग गई इस मामले पर। ये मामला न्यायालय में लंबित था, अभी फिलहाल इसकी क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को खारिज कर दे, गलत आरोपों को, तो उससे बड़ा तो कोई देश में है नहीं। तो मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सबको ज्ञान होना चाहिए, अगर जिनको ज्ञान नहीं है। और रही बात कि फिर ये निजी एक पारिवारिक विवाद है तो इसमें मैं निजी मानता हूँ, एक सार्वजनिक ये वो नहीं। गांधी नहीं सुभाष चंद्र बनना होगा, अर्थात मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आवाज़ें बंद की जा रही है, अगर देश को आज़ाद होने के लिए जब सत्याग्रह आंदोलन चले थे, कई आंदोलन हुए, लेकिन गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने भी लड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लड़ी। तो मुझे लगता है कि अब आम समय आ गया है कि देश को बचाने के लिए चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह बनना पड़ेगा। उम्र आपकी 48-49 के आसपास जी। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस के लिए मैं कुछ पुशअप्स वगैरह करता हूँ। पुशअप्स करते हैं? बाइसेप्स दिख भी रहे हैं मुझे। हल्के फुल्के, और खाने का ध्यान रखता हूँ, डाइट्स का ध्यान रखता हूँ कि ज़्यादा तली गली चीज़ें नहीं खाता हूँ। दर्शकों के मन में हमेशा कई अलग अलग सवाल रहते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, और मैं उनके सवालों को आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ ताकि कुछ चीज़ें साफ रहें। तो डाइट वाली जो बात है वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा साफ कर दीजिए कि 48 साल की उम्र में इतना फिट रहने के लिए कैसी डाइट की ज़रूरत है? देखिए कोशिश करना चाहिए कि आप पानी ज़्यादा पिए, और आपकी जो कॉप्स की है जिसके अंदर वसा युक्त जितने भी, उसको अवॉइड कीजिए, और ग्लूटेन फ्री खाना खा लीजिए आप, जिसमें शुगर हो। तो शुगर आप बंद कर दे तो अपने आप आपका शरीर ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो उमंग गोलगप्पे खाते होंगे? नहीं, खाना सब खाता हूँ, शौक सब है मुझे। गोलगप्पे भी खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ, नॉनवेज भी खाता हूँ, वेज सब खाता हूँ, कचौरी समोसे सब लेकिन बहुत रेयर, बैलेंस। क्या किसी दिन चीटिंग डे रहता है उस दिन खा लेते, बाकी ध्यान रखते। अच्छा, जिस दिन वो खाते हैं उस दिन चीटिंग डे होता है? चीटिंग डे होता है। खुलकर बातचीत की, कई तीखे सवालों के जवाब भी आपने ऐसे दिए जैसे बिल्कुल कई बार लोग दे जले जाते हैं। लगातार ऐसे मामलों पर हम लोग ग्राउंड पर आकर के आप जैसे कई बड़े जिम्मेदारों से बातचीत करते रहते हैं। आपने बातचीत की सर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे लगता है कि इतनी देर की बातचीत में शायद आप लोग लगातार एक टक इस पूरी बातचीत को सुन रहे होंगे। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद क्या कुछ लगा कमेंट पर लिखिएगा, क्योंकि मैं और कैमरे के उस पार जो अंकित है ना, वो कमेंट बॉक्स की तरफ अपने निगाहें हमेशा बनाए रखते हैं और ऐसी ही बातचीत के लिए लगातार ग्राउंड पर बने भी हुए हैं। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान, और हमेशा की तरह मेरे सहयोगी जो बारी भरकम कैमरा लिए इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं मुझे, और मैं जिनसे बातचीत करता हूं उनको पहुंचाने के लिए ऐसे मेरे सहयोगी अंकित के साथ।